उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का ये पाकिस्तान का डाजियर है जो भारत के खिलाफ उसने ले जाकर यूएन के अंदर प्रस्तुत किया था, और उसमें उसने राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के कोट किए थे, और उसमें राहुल गांधी का जो कोट था हिंदुस्तान का जहाज गिरा, जबकि हिंदुस्तान का कोई जहाज कहीं नहीं गिरा है, किसी को नहीं दिखा। केवल तो उसने कहां से फोटो अरेंज करी, इसको तो खाली बैन किया है, इसको बैन नहीं, इसको करना चाहिए था गिरफ्तार। पता नहीं मोदी सरकार कर क्या रही है। तो एक तरह से भारत की जासूसी करने के लिए, भारत के खिलाफ दलाली करने के लिए, भारत के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए ये पाकिस्तान के एजेंट है, गद्दार ससुरे। अखबारों ने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून, इन 3 अखबारों ने खबर एक छापी, 3 जेट मार के गिरा दिए गए, जरा ये गौर करिए, कह रहा है, लेकिन बाद में फिर वो खबर पुष्टि नहीं हुई इसकी। कैसे दलाल इनके सक्रिय, और वो ट्वीट जो नीचे है, 2-3 ट्वीट है, वो उससे इनको सबकी समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस किस तरह से खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है। पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले रही, पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रही, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हो गई। जरा अभी आप देखिएगा वीडियो, उसके बाद आप समझने की जरूरत है कि कैसे पाकिस्तान के साथ कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। और ये बात जैसे हमारी आर्मी ने यहां चीजें रखी, पाकिस्तान की आर्मी ये सबूत के संग दे रही है कि कांग्रेस और उसके दलाल कैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खेलना शुरू कर दिए। You are seeing that aggression that has taken place from India. What is the reality of that? Please run the first clip. से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या करे, वो जख मारे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी, क्यों नहीं, वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की, पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर नहीं है। ये प्लान करके मत करो। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा हमला हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, मतलब पता ही नहीं है। चक्के नाकों पर आपके हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे है तो कहाँ से आए, जहाँ तक पहुँचे हैं तो वापस कहाँ गए? इस तरीके से नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसके बावजूद उनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस से भी कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही हुआ है वो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आवाज होंगे। The wife of the naval officer killed in this attack. That for 90 minutes he kept on bleeding and no one was there. हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे घर? देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। देश के गृह मंत्री ने क्यों नहीं लिखा, और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत? जरा दर्शक समझ ले, हाँ दिखा दीजिए इसको भी। और ये 2019 का पाकिस्तान का डाजियर है मनीष जी, दोनों पड़े हुए देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी। ये उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का ये पाकिस्तान का डाजियर है जो भारत के खिलाफ उसने ले जाकर यूएन के अंदर प्रस्तुत किया था, और उसमें उसने राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के कोट किए थे, और उसमें राहुल गांधी का जो कोट था कि इट्स बीन 20 days since the people of JNK who had their freedom and civil liberties curtailed, leaders of the opposition and press got a taste of the draconian administration and brute force unleashed on people of JNK when we tried to visit श्रीनगर। ये इसने बयान दिया था 370 के हटने पे, और उसको ले जाके फिर इमरान खान ने बाकायदे यूएन में बताया था। और यही बात उसने फारूक अब्दुल्ला ने कही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिलैटरल एंड शॉकिंग डिसीजन विल हैव फॉर रीचिंग
and dangerous consequences. This is an aggression against Kashmiris. The decisions are unilateral, illegal and unconstitutional. A long and tough battle lies ahead. We are ready. तो ये 2019 में भी पाकिस्तान के मददगार थे, वही उसी को थोड़ा आगे कर दिया है। ये 2019 में भी मददगार थे पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। इनके बयानों को इनकी फोटो के साथ पाकिस्तान ले जाकर यूएन में प्रस्तुत कर रहा था। और आज के तारीख में जब ये हमला हुआ है, पहलगांव में हमला हुआ और भारतीय सेना ने मारना शुरू किया है, तो अभी जो मनीष जी ने वीडियो आपको दिखाया उसको वो समझिए कि अब जरा कि वो पाकिस्तान की प्रेस जो वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ का है, वो अपनी प्रेस में इन लोगों को दिखा रहा है जो वीडियो है। और जरा अंतर समझिए कि हमारे यहाँ जब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी आते हैं तो क्या बताते हैं अपने प्रेस में, पाकिस्तान के पास बताने के नाम पर एक घंटा, पाकिस्तान के नाम पर, उसको दिखाने के नाम पर यहाँ के हिंदुस्तान के गद्दारों को दिखा रहा है और अपनी बना रहा है। और वो कौन कौन गद्दार हैं आपने देख लिए, ये सारों को उसने दिखाया है अपने उसमें। आइए मनीष जी जरा दूसरा ट्वीट पे। नहीं वही ना, और मोटा, कल मैंने दिखाया था, मोटा जो है वो 300 किलो वाला, उसका भी है मनीष जी, उसका भी एक एक करके आते आएगा भी वो भी। ये मुझे लग रहा है कि इस मोटा को जो आप पता नहीं कितना सरकार सब्र करेगी, इस मोटे को किसी बुलडोजर से, सामान्य गाड़ी से तो खींचा नहीं जा सकता सत्यपाल मलिक को, तो किसी बुलडोजर से उसे, मगर अब ये इसको रोके रहिए। ये जरा ये सोनिया गांधी का बड़ा करीबी रिश्तेदार नहीं चलने दिया जाएगा, तो हमने उसको चला दिया। जी एक मिनट, ये बता दूं, ये सोनिया गांधी का बड़ा करीबी रिश्तेदार है, राहुल गांधी का बड़ा करीबी रिश्तेदार है, और इसको कांग्रेसियों ने जबरदस्ती पत्रकार बना के पेल दिया हिंदुस्तान के ऊपर। और ये आदमी किस तरह से पाकिस्तान की दलाली कर रहा है, ये बात हिंदुस्तान में कोई नहीं कह रहा। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है, ये बात वहां के पाकिस्तान के टेलीविजन के मुंह से ही सुनिए, जरा बताइए, दिखाइए। और ये सोनिया गांधी हमारे बुलेटिन में भी चला, हमने उसको चलाया, उसमें बड़ी बहस शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर उनको थ्रेट किया गया। फिर जब ये वाकया हुआ, जब ये जहाज गिरने का वाकया हुआ, तो उस वक्त जब हम ये कह रहे थे कि जी उनके पहले एक जहाज गिरा, फिर 2, फिर 3, तो इंडियन मीडिया जो है वो कह रहा था ये झूठ बोल रहे हैं। फिर शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि नहीं अब तो 5 हो गए हैं। तो जब इन्होंने कहा 5 हो गए हैं, तो उसको जब हमने हाईलाइट किया तो उस पर उन्होंने, करण थापड़ साहब ने, बहुत से पाकिस्तान में उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उनको कॉल करके वो पूछना शुरू किया कि एविडेंस क्या है। तो जो एविडेंस थी वो हमने कहा भी एविडेंस तो जो है वो आपकी साइड पे मलबा गिरा है, एविडेंस तो आपके पास है। उनके रिपोर्टर ने वो जो मलबा था वो उसको फिर शो किया। तो एक तो ये वजह है उन पर पाबंदी लगने की। दूसरी वजह जो है वो एक पर्सन नहीं चलने दिया जाएगा, तो हमने उसको चला दिया। हमारे बुलेटिन में भी चला, हमने उसको चलाया, उसमें बड़ी बहस शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर उनको थ्रेट किया गया। फिर जब ये वाकया हुआ, जब ये जहाज गिरने का वाकया हुआ, तो उस वक्त जब हम ये कह रहे थे कि जी उनके पहले एक जहाज गिरा, फिर 2, फिर 3, तो इंडियन मीडिया जो है वो कह रहा था ये झूठ बोल रहे हैं। फिर शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि नहीं अब तो 5 हो गए हैं। तो जब इन्होंने कहा 5 हो गए हैं, तो उसको जब हमने हाईलाइट किया तो उस पर उन्होंने, करण थापड़ साहब ने, बहुत से पाकिस्तान में उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उनको कॉल करके वो पूछना शुरू किया कि एविडेंस। उसके बाद फिर जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद उन्होंने करण थापड़ साहब को बकायदा विक्टिमाइज किया और काफी जगह पर उनका दाखिला बंद किया। उनके लिए काफी मुश्किल वक्त चल रहा है। लेकिन मैं जैसे कि पहले भी आपको शुरू में भी कह रहा था कि सारे इंडियन मीडिया को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो ये करण थापड़ साहब का एक तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन वो अकेले नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं। देखें, ये जो अब इंडिया में हो रहा है, और करण थापड़ साहब को और वायर को बैन किया गया, और भी बहुत से लोगों को बैन किया गया, हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो आपको बुरा ना मनाए, लेकिन जब पाकिस्तान में हमारे साथ या किसी और के साथ यही इस तरह के वाकयात होते हैं, तो करण थापड़ जैसे लोग जो हैं वो फिर इंडिया में बैठ के वो हमारे हक में भी आवाज बुलंद करते हैं। उसके बाद फिर जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद उन्होंने, देखिए इस टोटे को तो इसने पूरा नग्न ही कर दिया एकदम से कि ये लोग क्या चलाते थे, ये खेल कर दिया, पूरा खोल करके रख दिया। नहीं, अब जरा इसको समझिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का रिश्तेदार किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उसने क्या कहा कि आप जरा वहां से बताइए, तो उन्होंने वहां फोटो खींच के अपने छाप दी कि हिंदुस्तान का जहाज गिरा, जबकि हिंदुस्तान का कोई जहाज कहीं नहीं गिरा है, किसी को नहीं दिखा। केवल तो उसने कहाँ से फोटो अरेंज करी
इसको तो खाली बैन किया है, इसको बैन नहीं, इसको करना चाहिए था गिरफ्तार। पता नहीं मोदी सरकार कर क्या रही है कि इसने वहां ये पाकिस्तान ने कहा कि हमको जरा सबूत दो, तो ये सबूत यहाँ पे जनरेट कर रहा था, जरा इसको गौर करिए, जनरेट कर रहा था। और ये पहला इसका मौका नहीं है, इसको जरा आपको याद दिला दूं, ये इसने पहली बार ऐसा नहीं किया। ये इस आदमी ने कुलभूषण जाधव के लिए जिस समय वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा गया था, तो इसके एक नहीं 1 दर्जन आर्टिकल लेकर पाकिस्तान उस इंटरनेशनल कोर्ट में गया था कि देखो हिंदुस्तान का सबसे महान पत्रकार करण थापर अपने लेख में लिख रहा है कि ये आदमी हिंदुस्तान का जासूस है, ये आदमी आतंकवादी है। ये करण थापर हिंदुस्तान में बैठकर उस कुलभूषण जाधव के लिए लिख रहा था जो पाकिस्तान में बंद है। और इसका वो आर्टिकल कितना महत्वपूर्ण है, कितना उसको दिया कि इसके आर्टिकल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कूड़े के रद्दी टोकरी फेंक दिया। ये कहानियां मत बताओ हमको सबूत ला के दो। तो ना तो सबूत इसके आर्टिकल में थे, ना सबूत पाकिस्तान के पास है। तो ये नंगा हुआ था अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत के खिलाफ गवाही देने के लिए। ये करण थापर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का रिश्तेदार है, अभी बताऊंगा इसका रिश्तेदार, ये गद्दार खानदान से भी है। तो एक तो इसकी गद्दारी मैंने आपको ये बताई। दूसरा आता हूँ गद्दारी इसका कि आपको मनीष जी याद होगा कि गुजरात के अंदर कोस्ट गार्ड ने एक वो नौका उड़ा दी थी पाकिस्तान की। तो वो जो गुजरात के जो कोस्ट गार्ड थे उन्होंने कहा था कि ये आतंकवादी थे, इनके अंदर इनका हथियार था। और पाकिस्तान ने रोना गाना शुरू किया था कि हमारे जो है ये व्यापारी थे, व्यापारिक नौका जा रही थी, जबकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और वो तो उड़ा दी हमारे कोस्ट गार्ड ने। उसके बाद यहाँ से करण थापर और एक वो परवीन स्वामी है दलाल, दोनों बैठ के परपंच इन्होंने करना शुरू किया। और इनका परपंच पाकिस्तान के टेलीविजन पे बैठ के इन्होंने किया कि नहीं वो तो हिंदुस्तान ने गलत मार दिया, वो तो व्यापारिक नौका थी। जबकि दर्शक इस बात को समझे कि इस घटना को आज कम से कम 6-7 साल हो रहे हैं, पाकिस्तान ने पलट के उसकी कहीं शिकायत नहीं की। क्योंकि अगर कहीं इंटरनेशनल कहीं शिकायत कर देता तो पाकिस्तान नंगा हो जाता, पाकिस्तान की वो जांच में आ जाती तो पता पकड़ जाता, उसके हथियार बरामद हो जाते कि वो आतंकवादियों के साथ हथियार के साथ भेज रहा था। तो पाकिस्तान ने थोड़ा तो रोया गया, उसके बाद उस कहानी को वहीं खत्म कर दिया। अगर वो व्यापारिक नौका थी, व्यापारिक नौका मतलब समुद्र में चले थी जहाज, तो वो क्यों पाकिस्तान ने उसको आज तक उसका जिक्र नहीं करता पलट के। लेकिन उस नौका वो व्यापारिक नौका जो है वो आतंकवादी नौका नहीं, वो व्यापारिक ही थी। इसके लिए इसने खर्रे लिख डाले इस पर करण थापर और परवीन स्वामी ने। और ये बाकायदे जाकर पाकिस्तान के स्टूडियो में भी उनके प्रोग्रामों में वहां भी दंड पेल रहे थे भारत के खिलाफ। तो एक तरह से भारत की जासूसी करने के लिए, भारत के खिलाफ दलाली करने के लिए, भारत के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए ये पाकिस्तान के एजेंट है, गद्दार ससुरे। और शर्म आती है, शर्म खैर अब तो आनी भी नहीं चाहिए। हाँ, ये शर्म आती है कि ये इंदिरा गांधी के रिश्तेदार, क्योंकि सोनिया गांधी के रिश्तेदार हैं, राहुल गांधी के रिश्तेदार और करीबी रिश्तेदार हैं, ये बता दूं आपसे, करीबी रिश्तेदार। और इन लोगों ने देखिए आज ये साबित कर दिया पाकिस्तानी पत्रकार ने कि ये किस तरह से सबूत इकट्ठा करते थे। गुजरात में जिस तरह से तिस्ता सी तलवार, करण थापर, प्रणय जेम्स राय ने सबूत बनाए थे, फर्जी सबूत। और ये करण थापर कितना बड़ा गद्दार है, इसको जरा आप अभी दर्शक समझ जाएंगे। ये गद्दार खानदान से है ये। और नेहरू का गद्दारों से कैसा लगाव था नेहरू को, इसको भी समझिए कि जलियांवाला बाग में, अभी मनीष जी रुक जाइए इसको, जलियांवाला बाग में जिस डायर ने गोली मार मतलब हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसका जो गवर्नर था वो भी डायर ही था। उस डायर का इस करण थापर के बाबा और साथ में 2 और थे, उनमें एक मुसलमान था। इन तीनों ने अमृतसर के लाहौर के अंदर बाकायदे सार्वजनिक सम्मान किया था। और उसको जो है उस जमाने में 1 लाख रुपया दिया था, 1 लाख रुपया। तो ये है। तो और जब 1 लाख रुपया उसको दिया था डायर को, तो उस समय सोना जो था 30 रुपए तोला था। इसको जरा ध्यान रखिएगा। और इसने आजकल लगातार सबका इंटरव्यू, इसमें मोटा का भी इंटरव्यू लिया है इसने, लेकिन ये जरा देखिए। On the 7th morning after the night of Operation Sindoor, India Today television with their prominent anchor Gaurav Sawant, I saw his program, a clip of that, when he was talking to his local journalist in Pampore, which is south of Kashmir, and he was giving a report of what's going on there. And he said that, look,
the Srinagar airport had been closed. Then he said that a jet has fallen here and the parts of the jet, they are all over. And then he said that the Indian Air Force commandos and security people, they have come and cordoned off the whole thing. He specifically mentioned Indian Air Force. And he further added that there are 3 such instances that have happened in Jammu and Kashmir. Now, I take that as perhaps correct. After that, there were reports that appeared in 3 prominent papers, Hindu, Indian Express, and Tribune, which said that a jet has crashed in Bhatinda. So when I sum it up, 3 there, 1 here, I'm quite happy to say that perhaps this is what has happened. You see, at the end of just forgive my interruption. In other words, 3 in Kashmir, 1 in Bhatinda, making a total of 4. And the key thing here is that it was said that the Indian Air Force people were cordoning off the area. Now, why would the Indian Air Force do that? लोग सवाल कर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिनका गालिबन नाम है सत्यपाल मलिक, उसने कहा है कि ये तो बड़ा सिक्योर्ड इलाका है, यहाँ तो फौज होनी चाहिए थी, पुलिस होनी चाहिए थी, एक एहलकार नहीं था। तो ये मोदी सरकार से उन्होंने सवाल किया और उन्होंने खुद कहा है, इंडियन एंकर पर्सन है करण थापर, उसके इंटरव्यू में उस शख्स ने कहा है कि शर्म आनी चाहिए मोदी को और माफी मांगनी चाहिए मोदी को फॉर द सिक्योरिटी लैप्स। सो ये आवाजें भारत के अंदर से उठ रही हैं, उन आवाजों को दबाने के लिए उन सवालात लोग सवाल कर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडिया। ये इंटरव्यू मैंने देखा हुआ है, मोटे का इंटरव्यू जब इसने लिया था गेंडे का, और उसमें गेंडा पूरा मजाक उड़ा रहा है कि आर्मी कैसे करेगी, मोदी कह रहा हम आर्मी के हाथ में दे देंगे। और फिर उस गेंडे ने राहुल गांधी का भी इंटरव्यू किया है। अब जरा मनीष जी, वो गेंडे में आता हूँ, जरा इनका पूरा नेक्सस समझिए, इन गद्दारों का, इन देशद्रोहियों का। वो जो साथ बुड्ढा बैठा था जो उसको करण थापर को किस्सा सुना रहा था, वही प्रवीण स्वामी है जो कुलभूषण जाधव को बता रहा था कि वो जासूस है और वो व्यापारिक नौका, आतंकी नौका को व्यापारिक नौका बता रहा था पाकिस्तान की। जरा इनका नेक्सस समझिए कि इसने क्या बताया, दर्शकों ने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, अंग्रेजी में था वो, कि द हिंदू, जरा अखबारों ने, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून, इन 3 अखबारों ने खबर एक छापी कि 3 जेट मार के गिरा दिए गए। जरा ये गौर करिए, कह रहा, लेकिन बाद में फिर वो खबर पुष्टि नहीं हुई उसकी। मगर इसके बाद इसने आगे बात नहीं की कि उसी हिंदू अखबार ने बाकायदे अपनी खबर डिलीट करी, अपना ट्वीट डिलीट किया। उस पर हम लोगों ने पूरा दिखाया था, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, कि बाकायदे करके वो भागा, माफी मांगा। उसी इंडियन एक्सप्रेस ने उस खबर को डिलीट किया, उस ट्वीट को डिलीट किया और माफी मांगी। ट्रिब्यून का मुझे मालूम नहीं कि वो उसने छापा था या नहीं था, लेकिन ये 2 अखबार, तो ये दोनों अखबार भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी बड़े प्रोमिनेंट है। तो उन्होंने खबर छाप दी ताकि ये बुड्ढा ये पाकिस्तान तक इस बात को चलाए, पाकिस्तान तक इसका जिक्र हो। बाद में गायब हो गए। उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट किया, अपनी खबर भी डिलीट की, माफी भी मांगी कि हमसे गलती हो गई, ये गलत खबर थी। लेकिन ये बुड्ढा वो नहीं बता रहा, ये करण थापर के साथ बैठकर वो नहीं बता। ये नेक्सस है इनका, ये इनका षड्यंत्र है कि झूठ खबर छापो और उसको लेके ओ जाओ और कहीं फंसो तो बता दो, वो तो हटा दी गई थी। लेकिन ये कार्यक्रम में अपने नहीं बताते, ये है इनका असलियत। कहाँ चले गए? अरे 3 जेट गिर जाएंगे, देश में पता नहीं चलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान के पक्ष में हवा बनाने के लिए ये आस्तीन के सांप सक्रिय हैं। और अब आता हूँ मनीष जी इस मोटे का। तो मोटे का जो आपने मैंने कहा था ना मोटा है, कि उस मोटे का जिक्र, उस मोटे के लिए तालियां कहाँ बज रही हैं, उस मोटे के लिए मेज थपथपा के उसको धन्यवाद कहाँ दिया जा रहा है? पाकिस्तान की संसद में दिया जा रहा है, पाकिस्तान की संसद में। तो आप समझ लीजिए कि मोटा किस उच्च कोटि का गद्दार है, मतलब हायर लेवल वाला गद्दार है वो सड़क छाप गद्दार नहीं है। इस मोटे को तो मार मार के इसकी चर्बी उधेड़ देनी चाहिए। ये अभी मरने जा रहा, मरने करीब है, आज मर जाए कल मर जाए, लेकिन ये हिंदुस्तान के खिलाफ कैसी गद्दारी में जुटा है, ये अपने आप में पाकिस्तान की संसद का वो सीन बता रहा है। बिल्कुल। और सोचिए किस तरह का झूठ ये लगातार शाहीन बाग से लेकर के किसान आंदोलन में चलाता रहा। और चूंकि कई राज्यों के गवर्नर रहा तो इसलिए हो सकता है कि मर्यादा रखी। मुझे
मैंने पीछे दिखाया था, हमारे एक साथी हैं, कई चैनलों के एडिटर रहे, बिहार के अनुरंजन झा जी हैं। अनुरंजन झा ने पीछे एक इस मोटे का इसी करण थापर के साथ इंटरव्यू को ट्वीट करते हुए लिखा था, इस मोटे ने जब ये बिहार का गवर्नर था तो अपने कार्यक्रम में वो मोटे को गेस्ट बनाना चाहते थे, तो मोटे ने उस कार्यक्रम के पूरा जो व्यवस्था है उसे अपने बेटे को देने के लिए कहा था कि मेरे बेटे को दे दो, हम ये सरकार से फंडिंग करा देंगे। तो ये इस स्तर का दलाल ये राज्यपाल बन जाता है। वो चूंकि यदि अनुरंजन झा ने लिखा है तो निश्चित रूप से भाई यदि ट्वीट करके उन्होंने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है तो सोचिए कि किस स्तर का ये मोटा दलाल है। और अभी सरकार को पता नहीं क्यों मतलब इस तरह से इन लोगों को पाले हुए है। आज तो मुझे सबसे ज्यादा ये लग रहा है कि देखिए ये रवीश कुमार से लेकर तमाम लोग नग्न नाच रहे हैं, एक एक करके अब उठाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सख्ती अब बहुत जल्दी जरूरी है इस मोटे के लिए। हो सकता है स्पेशल जेल चाहिए, हो सकता है कि आप किसी कार में नहीं ले जा सकते तो बुलडोजर से, योगी आदित्यनाथ से आप बुलडोजर मंगवाइए, घसीट करके ले जाए इसको। तो इस स्तर तक आप देशद्रोह अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? यूएपी इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? अब इनको नंगा करना तो मनीष जी, इन पे ज्यादा समय भी नहीं देना है। मैं दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा, आज जो हम लोगों ने परमाणु बम वाली बताई है उस बात, इस प्रोग्राम को कम से कम हाथ जोड़ के कहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बड़ी एक जन जीवन रक्षा करी है 39-45 लाख पाकिस्तानियों की। अगर वो जिद पे अड़ गए होते और मारना हो तो आज 40-45 लाख लाशें पड़ी होती पाकिस्तान के अंदर। तो ये सच कोई नहीं बोल रहा, ना कोई टेलीविजन पे बोल रहा, ना कोई यूट्यूब पे बोल रहा। इसको कम से कम सर्कुलेट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस बात को। सबसे यही आग्रह होगा कि जितनी जलालत मलालत की जा रही है उस सच उसका पर्दा हटाइए, उस सच को बताइए कि सही बात है, मोदी की अगुवाई वाले भारत ने मानवता की कितनी बड़ी रक्षा की है। ये सबसे महत्वपूर्ण है।